Hello dear students, myself Archana Arora, PGT Chemistry from GHS सोनीपत हरियाणा। आज 10th क्लास के साइंस के एक और चैप्टर के साथ मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आई हूँ। प्यारे बच्चों, अब हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, उसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये चैप्टर नंबर 5 है और जनवरी के सिलेबस में है। अब क्योंकि मेरे पास इस समय बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, तो मैं आपको इसको बुक से ही कराने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है इस क्लास को अटेंड करते वक्त कि बुक, कॉपी और पेन साथ में रखना है। ज्यादातर बच्चों को पता है कि मैं क्लास में बुक का इन्वॉल्वमेंट अपने हाथ में नहीं लेती हूँ, बट क्योंकि यहाँ वीडियो की बात है और आप लोगों तक इंफॉर्मेशन क्लियरली पहुंचे, तो मैं आपके लिए ये बुक के ही स्लाइड्स को यूज करके आप लोगों को चैप्टर डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी। प्यारे बच्चों, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, सबसे पहली बात आती है कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण की क्या है और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण की जरूरत क्यों हमें पड़ी। आपको पता है कि हमारे पास ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें यही सब लिखा हुआ है। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ाऊंगी, मैं सिर्फ आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। जो स्टार्टिंग में है हमारे चैप्टर के, वो यही लिखा है कि हमारे सराउंडिंग्स में या आपके नॉलेज में बहुत सारे तत्व किसी न किसी रूप में आविष्कार होता जा रहा है। बहुत सारे तत्व हैं जिनमें से कुछ तत्व हमें की नॉलेज हमें है और कुछ की नहीं भी है, और सभी के जो गुण धर्म है वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो अगर भिन्न भिन्न तत्वों की खोज होती जा रही है, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इन सब के बारे में अलग अलग जानकारियां रखना कितना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, तत्वों को व्यवस्थित उनकी जानकारियों के अकॉर्डिंगली जिनकी जानकारी मिलती गई और जिनको लगा कि एक सेम गुणधर्म वाले उनको उन्होंने इकट्ठा रखने की कोशिश की। जैसे कि क्लास में हम लोग ग्रुप बना देते हैं किसी भी तरीके से, जैसे किसी हमने ये टीचर क्या करती है कई बार कि थोड़ा सा वीक बच्चों का ग्रुप अलग बना देती है, एवरेज बच्चों का ग्रुप अलग बना देती है और ब्रिलियंट बच्चों का ग्रुप अलग बना देती है। या ये कह सकते हैं कि कई बार ग्रुपिंग इस तरह से भी कर दी जाती है कि ये बच्चे पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये बच्चे आर्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये बच्चे डांस में ज्यादा इंटरेस्टेड है, या ये बच्चे स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो जब हम पता चलता है कि ये इन पर्टिकुलर बच्चों का जो गुण धर्म है या इनकी क्वालिटीज जो है वो एक जैसी है, तो उनका ग्रुपिंग अलग कर दी जाती है। स्पोर्ट्स वाले बच्चे कभी जरूरी नहीं है कि डांस में इंटरेस्ट ले, तो डेफिनेटली उनको अलग रखना पड़ेगा। तो इसी तरह से अलग अलग जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को, तत्वों को, समान गुणधर्म वाले तत्वों को व्यवस्थित करने की कोशिश गई कि उनको एक अलग पहचान देने की कोशिश की। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने सोचा कि इतने सारे एलिमेंट्स को अलग अलग रख के उनके बारे में जानकारी रख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और वो एक बहुत ही लंबा सा प्रोसेस हो जाता है अगर हम किसी के बारे में बात करें। तो उन्होंने उन ग्रुप को कुछ एक छोटे रूप में और आवर्त वर्गीकरण के रूप में उनको जानने की कोशिश की। तो पहला जो है वो यही क्वेश्चन बनता है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वैसे ही आप अपनी लैंग्वेज में या बुक की लैंग्वेज में जब आप बुक पढ़ेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब बात आई तत्वों के आवर्त वर्गीकरण की, तो उन तत्वों में कुछ धातु भी थे, कुछ अधातु भी थे और कुछ उपधातु भी थे। जिनकी उपधातु वो होते हैं जिनमें ना तो पूरी तरह धातुओं की प्रॉपर्टीज होती है और ना ही अधातुओं की प्रॉपर्टीज होती है। तो उनको इस तरह से थोड़ा सा धातुओं को अधातुओं से वर्गीकृत किया, फिर उपधातुओं को बीच में डाला, इस तरह से कुछ ज्ञान को बढ़ाते गए और वर्गीकृत करते गए। तो इसी श्रृंखला में बहुत सारे वैज्ञानिक वन बाय वन आते गए और उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज के थ्रू तत्वों का आवर्त वर्गीकरण करने की कोशिश की। तो इसी श्रेणी में सबसे पहले हमारे पास आए डॉबर्नियर साइंटिस्ट, जिन्होंने सन
1817 में। ये जर्मन रसायनज्ञ थे, मतलब कि जर्मन के केमिस्ट्री स्पेशलिस्ट थे, जिन्होंने जिनका पूरा नाम वुल्फगॉन्ग डॉबर्नियर है। वैसे इस तरह की बातें नहीं पूछी जाती है, फिर भी आप लोग जब पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या किया, समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उनके अकॉर्डिंगली, क्योंकि उस समय तो बहुत सारे एलिमेंट, जब डॉबर्नियर आए थे तो बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, बहुत थोड़े से ही एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। तो उन्होंने उन्हीं में से ही कुछ को ध्यान रखा और उन्होंने एक तीन तीन तत्वों का एक ग्रुप बनाया और उनको नाम उन समूहों को नाम दिया, ग्रुप मतलब समूह को नाम दिया त्रिक। तीन तीन तत्वों के समूह को उसने नाम दे दिया त्रिक। इसीलिए इस जो सिद्धांत को या इस पेशकश को या इस प्रयास को डॉबर्नियर के त्रिक का नियम ही कहा जाता है। डॉबर्नियर ने बताया कि त्रिक जो है वो तीन तत्वों से मिलके बना है और उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में जब हम रखेंगे, मतलब तीन 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 एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया इकट्ठे और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में उसने रखा। तो उसने देखा, उसने किस तरह से अरेंज किया कि जो पहला वाला है उसको जैसे हमने ए का नाम दे दिया, जो दूसरा वाला है उसको बी का नाम दे दिया और तीसरे वाले को हमने सी का नाम दे दिया। इसके लिए एक एग्जांपल ले रही हूं मैं, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। देखिए पहला एग्जांपल आपके बुक में भी यही दे रखा है, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। जो पहला ट्रिक उसने अपने इस डिस्कवरी में सामने लाया वो क्या था, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। लिथियम का जो मास होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वो लगभग 7 होता है, 6.9 इसमें दे रखा है, लगभग 7 मैंने आपको बोला। सोडियम का 23 होता है और पोटाशियम का 39 होता है। उसने इन तीनों एलिमेंट्स को इसलिए अरेंज किया कि उसके जो सारणी थी वो ये थी कि ए और सी, मतलब पहला और तीसरा जो एलिमेंट है, ए और सी का जो सम होगा, मास का, द्रव्यमान का जो सम होगा, वो जब हम उसका डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि दो चीजें हैं जैसे हम मीन निकालते हैं ना, औसत निकालते हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग किसके बराबर आना चाहिए, बी के बराबर आना चाहिए। तो उसने इस तरह के ही एलिमेंट्स को जो इस चीज को डिफाइन कर रहे थे, इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे थे, संतुष्ट कर रहे थे, उन तीन एलिमेंट्स का ही त्रिक बनाया, उन तीन तत्वों का ही त्रिक बनाया। तो आप देखेंगे 7 + 39 कितना होता है, 46। 46 + 2 जब हमने किया, 46/2 किया तो वो किसके बराबर आ गया, 7 होता है लिथियम का और 39 होता है पोटेशियम का, और जब हमने उसका डिवाइडेड बाय 2 किया तो 46/2 क्या आ गया, 23। तो देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए इस ट्रिक को उसने सबसे पहले नाम दिया। उसके बाद उसने 2-3 ट्रिक और बनाए। तो इसी तरह से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की तरह से उसने कुछ और ट्रिक बनाए जो इस उसकी चीज को सेटिस्फाई कर रहे थे और उनको ये जो है सारणी 5.1 में आपको दिखाए गए हैं। तो इस तरह से डॉबर्नियर के ट्रिक आपके सामने आए, परंतु तो इस तरह से उसने त्रिक बनाने की जब कोशिश की लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की तरह, तो सिर्फ वो 3 ही त्रिक बना पाया जो कि आपके सारणी 5.2 में शो कर रखे हैं। जो उसकी इस थ्योरी को A+C/2 की थ्योरी को सेटिस्फाई कर पाए वो थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसके बाद दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और तीसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 त्रिक उसके जो है वो सक्सेसफुल हुए, परंतु इन 3 ट्रिक के अलावा वो कुछ भी खास करने में सफल नहीं हो पाया, इसीलिए उसकी ये पद्धति जो है वर्गीकरण करने की सफल नहीं रही। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डॉबर्नियर का ट्रिक का नियम क्या है तो आप बता सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो इस तरह से ये थ्योरी जो है उसकी पद्धति सफल नहीं रही। तो आपको मैं ये बताना चाह रही थी कि पहला क्वेश्चन आपको मैंने बताया, दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर में बनता है कि डॉबर्नियर का त्रिक का नियम क्या है,
तीसरे में आपसे डॉबर्नियर के ट्रिक भी पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से ट्रिक उसने बनाए, उसकी पद्धति में जो बन पाए ट्रिक। और चौथा क्वेश्चन इसमें बनता है कि डॉबर्नियर का ट्रिक का नियम सब की पद्धति जो है वो सफल क्यों नहीं रही। तो आपको इन सब के आंसर साथ साथ मिलते जा रहे हैं, आशा है आप लोग इनके आंसर दे भी पाएंगे। मैं आपको लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक वीडियो और दूंगी जिसमें आपको पिछले 5 साल में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क वाले जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंगली वो सारी एक वीडियो में कंप्लीट करके आपको दूंगी। इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आता है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत दूसरे रसायनज्ञ न्यूलैंड न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट थे, अंग्रेजी वैज्ञानिक थे ये, जॉन न्यूलैंड, इनके अकॉर्डिंगली दिया गया। और इन्होंने भी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ही व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया और 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया, क्योंकि तब तक बहुत ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, इसलिए ये ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ा पाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया आरोही क्रम में परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से ना, बार बार बोलूंगी परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से। आपने यहाँ पर परमाणु संख्या नहीं देखनी है, परमाणु द्रव्यमान देखना। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म है वो पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। जब उन्होंने अरेंज किया तो जो पहला तत्व आया जहां से उन्होंने स्टार्ट कर रहे बार बार, उससे जो नेक्स्ट 8वां तत्व आ रहा था उसके और पहले तत्व के गुणधर्म जो है वो समान दिखाई दिए उनको। यही न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत था। अष्टक वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा 8वां। तो उन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि 7 हर 7 एलिमेंट्स के बाद 8वां आ रहा है, तो ये 7 कहाँ होते हैं, 7 हमारे सरगम के 7 सुर होते हैं। तो उसने इस अष्टक के सिद्धांत को कहां से कनेक्ट कर दिया, हमारे सुर ताल जो है सारे गामा पाधा निसा। तो उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत में लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म समान थे। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व आता है, मतलब वही चेक किया उन्होंने, लिथियम के बाद नेक्स्ट 8वां कौन सा है, सोडियम। तो इस तरह से बेरिलियम के बाद कौन सा आया, मैग्नीशियम। तो इस तरह से सारे गामा पाधा नी सा गिनते गए और सारे गामा पाधा नी फिर सा आ गया, और सा किस पे आ रहा था, उसी के। तो इस तरह से उन्होंने हर सा पर या हर 8वें एलिमेंट पर सुर के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स को देख पाया कि उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है। तो इस तरह से सारणी 5.3 में आपको संगीत के सुरों के साथ एलिमेंट्स दिखाए गए हैं कि कौन से उसने एक पर्टिकुलर ग्रुप में अरेंज किए, एक पर्टिकुलर समूह में अरेंज किए। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, ब्रोमियम ये एक में आए, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को कॉपर और रुबिडियम एक में, इस तरह से एलिमेंट्स अरेंज हुए। परंतु फिर वही वाली बात थी कि ये वाला न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखा गया कि अष्टक का जो सिद्धांत है वो केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिल पा रहा था। तो ये जो है जब देखा गया कि बस कुछ एलिमेंट्स तक तो ये सेटिस्फाई करता गया, थ्योरी पढ़ी, थ्योरी बन भी गई, बट क्योंकि ये ज्यादा दूर तक नहीं चल पाई, लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाई, यही कहते लॉन्ग टर्म नहीं हो पाया, इसीलिए ये सिद्धांत इस वजह से कहीं ना कहीं फेल हो गया। उसके बाद देखा कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान थे तब तक, तो बाकी जो तत्व भविष्य में आने वाले थे उनके लिए फिर वही थ्योरी काम नहीं कर पा रही थी। तो फिर अष्टक का सिद्धांत फिर वहां मैच नहीं करना था, क्योंकि नए तत्व तो बनने ही थे आने वाले टाइम में, तो फिर उनके लिए स्पेस इसी तरीके से रख पाना थोड़ा सा मुश्किल लगा। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब तक ये सिद्धांत बनाए गए थे तब तक नोबल गैसों की खोज नहीं हुई थी, और जैसे ही नोबल गैसों की खोज हुई तो नोबल गैसों को अलग एक ग्रुप बनाना पड़ा,
सारे गामा पाधा नी के बाद एक और ग्रुप नोबल गैसेस को देना पड़ा। तो जब नोबल गैसेस लास्ट समूह में आ गई तो ये जो अष्टक जो पहले से 8वां एलिमेंट वाली बात थी वो कहां पहुंच गई, 9वें एलिमेंट में पहुंच गई। तो न्यूलैंड के अष्टक का सिद्धांत का मीनिंग तो वहीं खत्म हो गया, क्योंकि अब वो वही एलिमेंट जो 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टीज को सिमिलर कर रहा था वो अब 9वां एलिमेंट बन गया। तो वहां कहीं ना कहीं ये बात रुक गई। तो इस तरह से आप 2 या 3 कारण दे करके जो है वो आप इस में बता सकते हैं कि न्यूलैंड का सिद्धांत, देखिए इसमें भी यही क्वेश्चन बनते हैं कि न्यूलैंड का सिद्धांत क्या था, किस तरह से बनाया गया था, और दूसरा न्यूलैंड के सिद्धांत में कमियां क्या क्या पाई गई। तो ये 2-3 कमियां भी बता सकते हैं, और भी हैं, जैसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत सिर्फ हल्के तत्वों के लिए, जो हल्के थे 20 एलिमेंट तक जो है वो सेटिस्फाई कर पाया, तो वो वहीं तक ये काम कर पाया, उसके आगे ये काम नहीं कर पाया। उसके अलावा न्यूलैंड के 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, कुछ असमान तत्वों को भी एक स्थान पे रख दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं कोबाल्ट और निकल वो एक साथ है सारणी में, कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना एक साथ एक ही जगह पे रखना। यहाँ पर भी आप माँ वाले ग्रुप में भी देख रहे हैं कि इस तरह से एक साथ रख दिया। तो आ, कुछ ऐसी कमियां भी देखी गई कि अलग अलग गुणधर्म वाले तत्व तो एक साथ रखे गए हैं, और जिनकी सेम है गुणधर्म वो अलग अलग पहुंच गए, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इनके गुणधर्म उन तत्वों से भिन्न थे जिनके साथ ये रखे गए थे। तो इस तरह से आयरन को कोबाल्ट एवं निकल से दूर रखा गया, और जबकि इनके गुणधर्मों में समानता है। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के गुणधर्मों में समानता है, पर ये अलग थे। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं सिद्धांत को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, और ये 2 या 3 एग्जांपल देकर के आप ये बता सकते हैं कि न्यूलैंड का सिद्धांत जो है वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, या इसमें क्या कमियां पाई गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो मैंने लगभग आपको सारे ही प्रश्न इसमें बता दिए हैं, और जो जो बनते हैं, तो ये प्रश्न आप बड़े आराम से, लेकिन डॉबर्नियर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं थी, क्या कमियां पाई गई, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या कमियां थी, मैंने बता दी आपको। क्या डॉबर्नियर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक के संबंध में भी पाए, स्तंभ में भी पाए जाते हैं, तुलना करके पता कीजिए। आप दोनों को कंपैरिजन करके आप खुद अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। मुझे लगता है आज के लिए आपका इस वीडियो में इतना ही पार्ट काफी है। आप लोग पहले इन 2 सिद्धांतों को ध्यान से पढ़िए, इनके इन क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। मैं चाहूंगी कि आप लोग साथ साथ जो जो क्वेश्चन मैं बताती जा रही हूँ, ये क्वेश्चन के साथ आंसर लिखते जाइए। खुद मेरे पढ़ाए हुए बातों को प्लस बुक की लैंग्वेज को खुद से पढ़ के इनके आंसर दीजिए और कॉपी में लिखते जाइए। अगली क्लास में हम मेंडलीव की आवर्त सारणी करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।